माई की रसोई के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? उन सब लोगों के सहयोग से ही रसोई का संचालन हो रहा है। कहा गया कि वो सरकारी जमीन पर संचालित हो रहा है। पुजारी का लड़का प्रसाद नहीं बांटेगा मंदिर में तो कौन बांटेगा? कई मंदिरों पे दलितों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इससे हम बिल्कुल सहमत हैं। 70 साल कांग्रेस रही, कांग्रेस ने मंदिरों का कोई जीर्णोद्धार नहीं किया, मंदिरों में कभी कोई व्यवस्था नहीं करी। आपने 70 साल कांग्रेस के तो गिना दिए, 11 साल से भाजपा की सरकार है, उसने क्या किया? मध्य प्रदेश में 20 साल पहले तो आप बताइए कि लाइट नहीं थी, रोडें नहीं थी। तब का जो बजट आता था, जो आज की डेट में एक विधानसभा का बजट आ रहा है, उतना पूरे मध्य, तो उस चीज को तो आप कंसीडर करिए, उस चीज को भी तो देखिए आप कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि भाजपा की सरकार है और भाजपा के सांसद को कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार है। साल से विधायक भाजपा के हैं, नारायण त्रिपाठी थे, अभी श्रीकांत चतुर्वेदी हैं। आज भी मैहर की सड़कें धूल खा रही हैं। धूल इसलिए है क्योंकि नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं धीरज पांडे जी। धीरज पांडे जी पूर्व में शारदा माता मैहर के पुजारी रहे हैं और वर्तमान में माई की रसोई नाम के एक भोजनालय, फ्री भोजनालय, प्रसाद वितरण चलाते हैं। धीरज जी, स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद शिवम में। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूं कि आपने मुख्य पुजारी के रूप में कितनी साल सेवाएं दी मैहर माता मंदिर में? मैं मुख्य पुजारी के रूप में सेवा नहीं दे रहा था, मैं सेवक के रूप में माई के यहाँ 7-8 साल सेवा मैंने माई की श्रृंगार पूजा किया। लगभग 7-8 वर्ष तक ये क्रम चला। जी जी। मैं कुछ लोगों का मानना है कि जो मैहर माता मंदिर है उधर पर आल्हा ऊधल आकर प्रथम सुबह सुबह उठ के फूल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। कितनी सच्चाई इस बात पे? बिल्कुल सत्य है। आल्हा उदल नहीं कह सकते आप, उनके भाई सिर्फ आल्हा, जो माँ शारदा ने जिनको वरदान दिया था, अमरता का वरदान था कि हमेशा आप अमर रहेंगे, वो निश्चित रूप से आल्हा मंदिर माई के निरंतर रूप से आते हैं और प्रथम पूजा माई की वही करते हैं। तो ये किसको पता चला, मतलब कहाँ से शुरू हुआ कि ये आल्हा ही आ रहे हैं? ये हमारे ग्रैंडफादर के ज़माने से, उनके फादर जो थे, ग्रैंडफादर के जो फादर, फिर हमारे ग्रैंडफादर, हमारे बड़े पिताजी, हमारे पिताजी, और प्रेजेंट में हमारे अभी भाई हैं, चाचा के लड़के हैं। तो ऐसी अनुभूतियाँ हम लोगों को समय समय में मिली, जैसे कि पट रात को बंद हो जाता है, जरा सा भी कोई संध नहीं रहती कि कोई चूहा भी अंदर जा सके, एयर टाइट रहता है। उसके बावजूद भी वहाँ पर जब सब पटे सवेरे पट खोला जाता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ चेंजेस ऐसे मिलते हैं। कभी नील कमल का फूल मिलता है, कभी कोई फूल मिलेगा, कभी माई का पूरा चद्दर खुला हुआ रहेगा। तो ये अनुभूति होती है कि निश्चित कोई ना कोई यहाँ पर प्रवेश किया सवेरे सवेरे और माँ की अर्चना किया, पूजा किया। जो ये संकेत मिलते हैं ये रोज मिलते हैं कि कभी कभी मिलते हैं आपको? लगभग संकेत तो रोज ही मिलते हैं, लेकिन वस्तु का अगर आप कहो, जैसे लोग कहते हैं कुछ सामान मिलता है, तो फूल कभी कभी प्राप्त होते हैं। ऐसे नील कमल के फूल कई बार प्राप्त हुए, एक आध फूल हम लोगों के पास भी हैं, रखे हुए हैं घर पे। जो फूल यहाँ आसपास कहीं मिलता नहीं है, वो सवेरे सवेरे एकदम खिला हुआ फूल मिले तो निश्चित रूप से ये आभास होता है कि कोई न कोई यहाँ पर आता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो मैहर है उधर के निवासियों को घोड़े की आवाज़ सुनाई देती है सुबह 3 से 4 बजे के, उनकी खुरों की आवाज़ सुनाई देती चलते हुए। ये उनका मानना है कि आल्हा ऊधल आके यहाँ वो फूल चढ़ाते हैं तो उन्हीं की घोड़ों की आवाज़ रहती है। कितनी सच्चाई इस बात पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई घोड़े की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। अदृश्य रूप में वो आते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं, ये सत्य है। आप माई की रसोई कई सालों से संचालित कर रहे हैं। मैंने सुना है कि 5 किलो हलवे से शुरुआत की थी आपने माई की रसोई से। जी। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? निश्चित रूप से 7 जनवरी 2019 से 5 किलो हलवा से इस संस्था की शुरुआत की गई थी और यह मान के की गई थी कि आए हुए भक्तों को कुछ न कुछ प्रसाद मिले। भीड़ होने के कारण पब्लिक को पुजारी द्वारा प्रसाद उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था कि हर आदमी को हम प्रसाद दे पाएँ। ऐसा संकल्प लेकर हमने कि जो भी यात्री आता है उसको कुछ न कुछ मंदिर की तरफ से, पुजारियों की तरफ से प्रसाद वितरण हो, ऐसा सोचकर हमने 7 जनवरी 2019 को इस संस्था की शुरुआत करी और 5 किलो हलवा से इसकी शुरुआत करी, जो आज आप देख रहे हैं कि बड़ा बृहद रूप ले चुकी है। अच्छा, कुछ कंटेंट क्रिएटर ने आपको लेकर बनाया कि भाई माई की रसोई के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। मेरा जो अनुमान है 50 से 60 हज़ार हर दिन खर्च हो रहा है, तो मेरा भी यही मानना है कि 50-60 हज़ार रुपये आपके पास आ कहाँ से रहा है? इतनी फंडिंग कहाँ से मिल रही है? कौन फंड कर रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माँ शारदा के भगत हम लोग पीढ़ियों से यहाँ पर हैं। हम लोग की 4-5 पीढ़ी हो गई माई शारदा की सेवा करते हुए, तो भक्तों की संख्या लाखों लाख में है हमारी। हम लोगों को चाहने वाले हिंदुस्तान के अंदर लाखों लाख लोग हैं। उन सब लोगों के सहयोग से ही ये रसोई का संचालन हो रहा है। ये रसोई आप ये मत मानिए कि ये धीरज पांडे की रसोई है, ये रसोई माँ के भक्तों की रसोई है। उन्हीं के द्वारा इसमें पूरी फंडिंग होती है, उन्हीं के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। माई की रसोई को लेकर अभी ताज़ा एक विवाद सामने आया, उसको लेकर कहा गया कि वो सरकारी ज़मीन पर संचालित हो रहा है। क्या सच्चाई है इस बात की? देखिए, ये शुरुआत जब 7 जनवरी को हुई थी
तो करीब 10-15 दिन चलने के बाद प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि मंदिर के ऊपर भीड़ भाड़ है, अव्यवस्था फैल सकती है, भगदड़ हो सकती है, तो आपको हम नीचे जगह दे देते हैं, तो आप नीचे वितरण करें। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर और तत्कालीन एसडीएम ने मुझे आश्वासन दिया और मंदिर रोपवे के नीचे एक जगह मुझे दे दी गई कि इस जगह पे आप अपना जो भी भंडारण आप बांटना चाहते हो माँ के भक्तों को, यहाँ से बांटो। वो शुरुआत जनवरी 2019 में हुई थी और आज तक वो चल रही थी। अभी बीच में विवाद ऐसा आया कि प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि भाई आप जो है उस रसोई को वहाँ से हटाएं, शासकीय ज़मीन में आपका कब्जा है। तो मैंने भी अपने विषय में तर्क में ये कहा कि पूरा देवी जी जो परिक्षेत्र है, मंदिर से लगी समस्त ज़मीन है, ज़मीन में हजारों हजार अतिक्रमण हैं, लोग अपनी दुकान मकान बनाए हुए हैं, वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब समिति नहीं थी, प्रशासन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, तब से हम लोग यहाँ पर हैं। और हमने प्रशासन से कहा कि भाई सभी लोग यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम तो एक धर्म का काम, पुण्य का काम कर रहे हैं। और पुजारी का लड़का है और पुजारी का लड़का प्रसाद नहीं बांटेगा मंदिर में तो कौन बांटेगा? ये तो हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य है। ये कोई हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं कि हम करें, ये तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि मंदिर में जो भी आए उसके लिए हम जो बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर सके वो करना चाहिए। ऐसा हमने बोल के प्रशासन से अपनी बात रखी। बहरहाल प्रशासन ने अभी हमको आश्वस्त किया है और वो कंटिन्यू है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है इसको लेकर आपको किसी ने टारगेट किया था या टारगेट करके ये काम किया गया, बंद कराने का प्रयास किया गया? बिल्कुल टारगेट किया गया। शुरुआत से जब से चालू हुआ है लोगों को ये नहीं देखा जा रहा है। लोगों को लग रहा है पुजारी परिवार की ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, धीरज पांडे जी की ख्याति हो जाएगी। इसलिए निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पे भी और प्रशासनिक तौर पे भी इसको रोकने का पुरजोर प्रयास किया गया। माँ की कृपा से सभी लोग असफल हुए और ये चीज़ आज भी निरंतर जारी है। आपको कभी दुख नहीं लगता ये सोच कर कि अपन पुण्य का काम कर रहे हैं, किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं, उस पुण्य के काम में बाधाएं आ रही हैं, हम किस ओर जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट चल रही, मुझे बड़ा कहने में अफसोस लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट चलते हुए भी इस तरीके से षड्यंत्र मेरे खिलाफ और उस भंडारे के खिलाफ रचा गया। लेकिन जब ये बात हमारे शीर्ष नेतृत्व को ऊपर भोपाल में पता चली, हमारे मंत्रीगणों को पता चली, मुख्यमंत्री जी को पता चली, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय सांसद माननीय गणेश सिंह जी को पता चली, सभी लोगों ने मेरा समर्थन किया, उस भंडारे का समर्थन किया। उसका रिजल्ट है कि आज भी वो निरंतर जारी है। आप पुजारी परिवार से आते हैं, आपको नहीं लगता कि जो जातिवाद है वो समाज को खोखला कर रहा है? निश्चित रूप से जातिवाद समाज को खोखला कर रहा है, देश की जड़ें हिला रहा है। हम तो देखिए माँ शारदा के पुजारी हैं, हमारे मंदिर में कोई भी आके हाथ पसारता है, चरणामृत मांगता, प्रसाद मांगता, हम सब देते हैं। हमारे तरफ से तो कोई जात का विषय नहीं है, जात पात हम लोगों ने कभी देखी नहीं। मंदिर सबका है, सभी जात का है। वो एक नारा भी चल रहा है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। और इस मंदिर में हम जहाँ पे बैठे हुए हैं समस्त जात के लोग आते हैं और समस्त जात के लोगों को हम एक ही दृष्टि से देखकर उनका जो है जो भी हमसे हो सकता है वो हम करते हैं। तो आप धीरेन्द्र शास्त्री के विचारों से सहमत हैं? बिल्कुल, हम धीरेन्द्र शास्त्री जी माननीय बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर की जो बात है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इससे हम बिल्कुल सहमत हैं। और हमारे आज देश को सख्त ज़रूरत है ऐसे विचारों की। ये विचार निश्चित रूप से आगे आना चाहिए जिससे हमारा देश मजबूत हो। और मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि एक व्यवस्था कभी बनी रही होगी, कुछ बनी रही होगी, लेकिन जात पात छुआछात ये नहीं होना चाहिए। समाज में सब समान हैं, सभी इंसान हैं, सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि जात पात की विदाई करो, आप तो पुजारी भी रहे हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कई मंदिरों पे दलितों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ये कैसी मतलब ये कैसी दूर कर रहे हो आप? नहीं तो जिन लोगों के द्वारा इस तरीके से कोई भी भ्रांतियां फैलाई जा रही या इस तरीके से कोई कार्य किया जा रहा, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। मंदिर में दर्शन करने, मंदिर का प्रसाद पाने का अधिकार सभी को है, उसमें कोई जात पात का रोल नहीं होना चाहिए, ना ही किसी को रोक टोक होना चाहिए। दलित हो चाहे कोई हो, सब हमारे भाई हैं और हम सबके भाई हैं, ऐसा मान के ही हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं और मैं इसका समर्थन करता हूँ। जैसे सर आप लाखों मतलब हजारों श्रद्धालुओं को भोजन कराते हैं प्रसाद के रूप में, हम देखते हैं कि लाखों लोग, करोड़ों लोग हमारे देश में भूखे सोते हैं कई दिनों तक। ये हमारी विफलता नहीं है? हमको क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि आज हम समाज के लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है? ये सरकारी विफलता नहीं है? बिल्कुल, देखिए पीछे 60-70 साल कांग्रेस रही, कांग्रेस ने मंदिरों का कोई जीर्णोद्धार नहीं किया, मंदिरों में कभी कोई व्यवस्था नहीं करी। आज अगर 70 सालों में उन्होंने वो प्रयास किया होता जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आज हमारे देश में कोई भूखा नहीं सो रहा होता। आप ये मानिए, माई की रसोई जो है ये सिर्फ इस उद्देश्य से नहीं खोली गई थी कि बस जो लोग आ रहे हैं उनको भोजन मिल जाए। मेरा मानना है कि जैसे गुरुद्वाराओं में व्यवस्था, आप देश के कोने कोने में जाइए, कभी भी आप रात को भी 2 बजे जाइए, गुरुद्वारा में जो लोग रहेंगे वो निश्चित रूप से आपके रुकने की और भोजन की व्यवस्था करते हैं।
ऐसा मेरा भी मानना है कि हमारे समस्त हिंदू जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं, बड़े छोटे, सभी जगह अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। मेरे को जो लोग भी देख रहे हैं, मेरा ये संदेश है सभी लोगों को कि निश्चित रूप से आप आगे आकर आप अपने सभी धर्म स्थलों में माई की रसोई जैसा कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रकल्प आप लोग चालू करें, जिससे जो भी लोग भूखे भी रह जाते हैं वो भूखे न रहें। यही एक कहना चाहिए समस्या का समाधान करने का एक चारा है, मेरे को समझ में आया, मैंने ऐसा किया। आपने 70 साल कांग्रेस के तो गिना दिए, 11 साल से भाजपा की सरकार है, उसने क्या किया? 11 साल से भाजपा की सरकार है, 70 साल और 11 साल में बहुत फर्क होता है। अगर आप ये प्रश्न 70 साल बात करेंगे तो निश्चित 70 साल का जवाब 70 साल में होगा, लेकिन अगर 11 साल में आप बात करें तो 11 साल में हिंदू मंदिर या हिंदुओं को जितना भारतीय जनता पार्टी ने वक़्फ किया, आगे लाने का प्रयास किया, मजबूत करने का प्रयास किया। आज आप राम मंदिर देखिए, कभी कांग्रेस के ज़माने में कल्पना ही नहीं थी कि हमारा राम मंदिर बन पाएगा। आप वाराणसी का कॉरिडोर देखिए, उज्जैन का कॉरिडोर देखिए, तो 11 वर्षों में ये काफ़ी उपलब्धियां हैं। और अगर 70 साल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि देश के कोने कोने में जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं सभी जागृत हो जाएंगे और सभी जगह ऐसी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। आप राजनीति में भी ज़्यादा एक्टिव रहे, आपने नगर पालिका का चुनाव लड़ा मैहर से, आपको हार मिली, क्या कारण था हार का? हार का कारण तो अब मैं व्यक्तिगत इसमें क्या बताऊं। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी थे। किन्हीं कारणों से मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं अपना ही दोष देता हूँ। माँ शारदा की इच्छा नहीं थी, जनता जनार्दन की इच्छा नहीं थी, 2-4 हज़ार वोटों से मैं चुनाव हारा। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता इसके लिए। आप विधायक कौन थे उस समय, विधायक जब आप चुनाव हारे? हम चुनाव हारे उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय नारायण त्रिपाठी जी थे। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि राजनीति जाति आधारित हो गई है, जाति का नेता लोग ज़्यादा चुनना पसंद करते हैं, विकास करने वाले को कम पसंद करते हैं? बिल्कुल, ये स्थिति हमारे देश में दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। जातिवाद को देखकर जो है चुनाव होने लगे हैं। इसी को लेकर हमारे जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने ये नारा दिया है कि जातवाद से अगर देख के हम राजनीति को करेंगे तो कैसे इस देश की तरक्की होगी। हमारा मान के चलिए जात का नेता बुरा है, फिर भी हम उसको वोट दे रहे हैं, तो देश की तरक्की, हमारे शहर की तरक्की कैसे होगी। मैं निश्चित रूप से सभी जो लोग मुझे देख रहे हैं निवेदन करूंगा कि आप व्यक्ति को देखिए, जात को नहीं देखिए, व्यक्ति को देखिए। जो व्यक्ति समाज के लिए उपयुक्त हो, जो आपके शहर को अच्छा करने का प्रयास करता हो, जो अच्छा काम करने का प्रयास करता हो, उसका समर्थन करें। जात देख के समर्थन न करें। आने वाले समय में हम सब के लिए बहुत तकलीफदायक हो जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है, हम सब हिंदू भाई भाई हैं, भाई भाई भाईचारा बना के चलेंगे, देश मजबूत होगा। यही मेरा कहना है। आप तो जनता को मैसेज दे रहे हैं कि जाति को देख कर न दें, लेकिन जब नेता जाति आधारित बयान देते हैं तो ये भी तो गलत है। अब नेता जाति आधारित बयान देते हैं, देखिए हवा जैसी चलती है, व्यक्ति क्या करे, उस हवा में वो भी लोटपोट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे, कुछ लोग हैं जो जात को आधार बन के राजनीति कर रहे हैं। समय आने पर उनको भी जवाब मिलेगा, जनता जवाब देगी। सर, जिस क्षेत्र से आप आते हैं उसी क्षेत्र में जातिवाद सबसे ज़्यादा हावी है। देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे क्षेत्र में ही जातवाद बहुत ज़्यादा है कुछ लोग जो जातवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन सब लोग नहीं है। मेरे को देख लीजिए, हम लोग कोई जातवाद को बढ़ावा नहीं देते। मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमारे ग्रुप में देखिए, आज हमारी रसोई में देखिए, या मेरे साथ काम करने वालों को देखिए, आप जानकारी लीजिए तो आपको मिलेगा कि हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी जिनको मैं जानता हूँ, हमारे जिले के और भी नेता हैं जो जिनको मैं जानता हूँ, कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो जात भर को लेकर चलते हैं, सभी लोगों को लेकर चलते हैं। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? हमारे राजनीतिक गुरु हमारे सतना के सांसद हमारे बड़े भाई माननीय गणेश सिंह जी हैं। क्या कहेंगे गणेश सिंह जी के बारे में आप? गणेश सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, दूरदर्शिता रखते हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने सतना जिलों को जहाँ तक जितना उनसे हो सकता था आगे ले जाने का काम करने का काम वो कर रहे हैं। उनके ऊपर भी बहुत से आरोप लगते हैं जाति के, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, 2009 से लेकर 2025 हो गया, मैं उनके साथ निरंतर उनके सानिध्य में अपनी राजनीति कर रहा हूं। और मुझे आज तक ऐसा देखने को कहीं भी नहीं मिला कि वो जाति आधारित राजनीति करते हैं या ऐसा कोई उनके ऊपर ब्लेम है। यदि आपको भविष्य में मैहर जिले से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो आप सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करेंगे मैहर जिले के लिए? देखिए, माँ शारदा की कृपा हुई, कभी पार्टी नेतृत्व ने ऐसा मौका दिया तो निश्चित रूप से मेरी इच्छा है, ये माँ शारदा का धाम है और माँ शारदा का धाम ऐसा होना चाहिए, यहाँ सुंदरता होना चाहिए, साफ़ सुथरी रोडें होना चाहिए, लोगों जो बाहर से आ रहे हैं उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था होना चाहिए, उनके रुकने की व्यवस्था होना चाहिए, मेडिकल बहुत अच्छा होना चाहिए, यहाँ हमारे शिक्षा का बहुत अच्छा जो है स्कोप होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। आने वाले समय में कभी भी मौका मिला तो निश्चित रूप से एक विज़न है मेरा,
इस शहर को बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वच्छ बनाने का मेरा एक मिशन है। अगर कभी माई कृपा होगी तो देखा जाएगा। तो आपका मानना है कि इस जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव है? बिल्कुल, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि शिक्षा में भी हम पीछे हैं, स्वास्थ्य में भी हम पीछे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर और भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। आपको लेकर जब हमने मैहर में सर्वे किया तो मिली जुली प्रतिक्रिया आई लोगों की। कुछ लोगों का मानना है कि आप बाहुबली हैं, कुछ लोगों का मानना है आप मसीहा हैं। तो दो अलग अलग प्रतिक्रिया कैसे संभव हैं? देखिए, अब जो लोग बाहुबली हैं तो बाहुबली के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे खिलाफ मैहर थाने में ना कोई मुकदमे हैं, ना मेरे परिवार के खिलाफ कोई मुकदमे हैं, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना कोई विवाद है, ना छीना छपटी है, ना ही कोई ज़बरदस्ती है। तो बाहुबली का जो टैग अगर किसी ने दिया तो गलत है। रह गया मसीहा तो माई बैठी हुई है। ये शारदा माई का क्षेत्र है। मेरे जैसे बहुत आए हैं पहले भी और आए हैं और आगे भी आएंगे। जो भी हो रहा है, जो भी अच्छे कार्य माई हमको प्रेरणा देती है, निश्चित रूप से करने का काम करते हैं। हमारे पिताजी द्वारा और हमारे बब्बा द्वारा कहा जाता था, माई का दाना बांट के खाना, अंततः फिर ना पछताना। तो निश्चित रूप से हमारे सामने कोई भी चीज़ आती है, किसी की मदद का विषय आता है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ के उस काम को हम करने का काम करते हैं। ये माकर की माँ शारदा की कृपा है। जो कुछ भी दिया सब उसी का दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। इस विषय को लेकर हम लोग बढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं समाज का। केंद्र में भाजपा की लगभग 11 साल सरकार रही और यदि कमलनाथ के आप 1.5 साल छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में भी लगभग आप 21-22 साल सरकार रही भाजपा की। क्या विकास हुआ मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में 20 साल पहले तो आप बताइए कि लाइट नहीं थी, रोडें नहीं थी। शायद आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने घर में अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो लाइट आती थी तो लगता था लाइट आ गई, आधे घंटे के लिए दिन भर में लाइट आ गई। आज तो लाइट गोल होती नहीं। रोडें गाँव-गाँव बन गई। शिक्षा की व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हुई है। मेडिकल की व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हुई है। और निश्चित रूप से 20 साल में जो प्रोग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया है वो किसी से भी तुलना करने लायक नहीं है। उसके पहले आप चले जाइए, हम लोग छोटे थे, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ रोड नहीं था, पानी का व्यवस्था नहीं था। एक कुएं से ही पूरा मोहल्ला पानी भरता था। आज घर घर नल है, घर घर बिजली है। और कितनी योजनाएं, लाडली बहन हो, लाडली लक्ष्मी हो, बुजुर्गों के लिए आप सोचिए, कभी किसी ने सोचा नहीं हम आप कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहती तो हम अपने बुजुर्गों को बाहर कहीं ले नहीं जा पाते। आज शासन ने योजना निकाली, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवा रही है, आयुष्मान कार्ड दे दिया, मेडिकल की व्यवस्था दे दी। तो बहुत सारी चीजें, भाजपा की उपलब्धियां गिनाएंगे तो घंटों लग जाएगा। और आप कांग्रेस का पीछे देखेंगे, आप अगर मिलान करेंगे तो भाजपा कांग्रेस की गवर्नमेंट का कोई मिलान नहीं है। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो कांग्रेस कभी न की न कर सकती थी। इसीलिए निरंतर देश की जनता हो, प्रदेश की जनता हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि काम ही भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो कि किसी के मुकाबले में सबसे आगे हैं। साहब, आप दिग्विजय सिंह के शासनकाल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस युग की बात कर रहे हैं। तब का जो बजट आता था, जो आज की डेट में एक विधानसभा का बजट आ रहा है, उतना पूरे मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है। तो उस चीज़ को तो आप कंसीडर करिए, उस चीज़ को भी तो देखिए आप। हम कहते हैं जो भी रहा हो, जितना भी धन आपके पास रहा हो, पहले भी धन रहता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी की आपने बात करा, मैं वो बहुत बुजुर्ग लीडर है, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि पैसा नहीं था, पैसा नहीं आता था, पैसा भी आता था, पैसा भी होता था, लेकिन काम के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ। इसमें तो कोई, आप किसी नॉर्मल आदमी से भी पूछोगे तो बताएगा कि नहीं भैया, कांग्रेस के ज़माने में कुछ नहीं रहा, जौन भी मिला। आज देखिए वृद्धा पेंशन हो, कितनी सारी चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ, निरंतर भाजपा उस पर काम कर रही है। हिंदुत्व की बात ले लीजिए, कहाँ था 20 साल पहले, आज हमारा हिंदुत्व कहाँ है। तो ये सब चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियाँ दूसरों से बहुत ज़्यादा हैं। आपने सड़क की बात की। मैहर विधानसभा में लगातार 10 साल, 2 विधानसभा से 10 साल से विधायक भाजपा के हैं। नारायण त्रिपाठी थे, अभी श्रीकांत चतुर्वेदी हैं। आज भी मैहर की सड़कें धूल खा रही हैं। मैहर की जो आप सड़कें धूल आप देख रहे हो, यहाँ पर काम चल रहा है। अभी मैहर स्मार्ट सिटी और मैहर का जो मारसादा लोक का प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से जब काम चलेगा तो ये कहना कि भाई काम ऐसे कोई ढाक के तो काम चलेगा नहीं, कमरे के अंदर तो काम चलना नहीं है। रोड का काम होगा तो निश्चित धूल उड़ेगी, तो 2-4 महीना भी लगेगा। आने वाले समय में आपको गारंटी देता हूं कि आप मैहर आज से 4-6 महीना, साल भर बाद जब आप मैहर आएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सुंदर दिखने वाला है। अब कहीं भी डेवलपमेंट जब होता है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। ये जो आज आप माहौल देख रहे हैं मैहर शहर में है, अभी आप ग्रामीण गांव चाहिए, कहीं आपको धूल नहीं मिलेगी, 1 नंबर की सड़क मिलेंगी। मैहर लोकल शहर भर की बात है कि जहां लोग कह रहे हैं बड़ी धूल है, बड़ी धूल है, तो धूल इसलिए है क्योंकि काम चल रहा है। जैसे ही ये रोडों का काम समाप्त होगा, निश्चित रूप से धूल का विषय खत्म हो जाएगा।
यही हाल आपके सतना का ही है। अब सतना का तो देखिए ऐसा कि सतना का तो अभी आपने कल परसों देखा, माननीय सांसद जी ने जो है हाउस के अंदर क्वेश्चन उठाया लोकसभा के अंदर कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हमारे सांसद जी ने तो खुल के उस बात को रखा, कहीं ना कहीं कुछ कमी गड़बड़ियाँ हो रही होंगी, जिसको हमारे सांसद जी ने अभी लोकसभा में ओपनली सबके सामने बात रखा, और निश्चित रूप से ऊपर कोई ना कोई कमेटी गठित होगी और उसको देखेंगे और आगे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि भाजपा की सरकार है और भाजपा के सांसद को कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार है? अब देखिए, तो वास्तविकता तो यही है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन करें क्या। आखिर हमारे सांसद जी भी मजबूर हो गए होंगे, उन्होंने निश्चित रूप से पहले सभी से बात की होगी। जब उनकी बात कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे होंगे, लोग नहीं मान रहे होंगे, तो निश्चित रूप से उन्होंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जाके अपनी बात रखी, आपके सामने है। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जनता की सेवा करना है। मैं पद का लालची नहीं हूँ। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैं चुनाव जब हारा मैं बड़ा दुखी था। मैंने अपने पिता से प्रश्न किया तो उन्होंने मुझे कहा कि जरूरी नहीं कि जो कार्य करना है उसके लिए पद की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो मेरा भी ध्येय तय हो गया, मुझे जनता की सेवा निरंतर रूप से सवेरे से शाम भर करना है, वो मैं करता रहूँगा। कोई मेरी ऐसी अपेक्षाएं नहीं है कि कल मुझे कोई पद मिले तभी मैं काम करूँगा। जो काम लोग अपने पद में रहते हुए कर रहे हैं, आप पता अगर करेंगे तो जो लोग पद में रहते हुए काम कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा काम करने का मैं काम कर रहा हूँ। आप पता करेंगे, मैं चाहे बच्चियों की शादी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन लाइन हो, माँ की कृपा से मेरे द्वारा 10-5 बच्चे पढ़ाए जा चुके हैं, जो बच्चे आज के डेट में नौकरियों में हैं। मैं जिनका एड्रेस आपको दे सकता हूँ। वैसे ये सब चीज़ें माइक पे नहीं बताना चाहिए, गुप्त दान रखना चाहिए। गुप्त दान का महत्व अलग होता है। तो ऐसा नहीं, जो सेवा एक प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधि बनने के बाद निश्चित रूप से मैं वो कार्य आज भी कर रहा हूँ, करता रहूँगा। नहीं, आपको लेकर हमने सुना कि आप लोगों की सहायता करते हैं, शादी में हो, चाहे किसी प्रकार की हो, भोजन की हो, खर्चे पानी की व्यवस्थाएं। तो ऐसे व्यक्ति का निर्माण कैसे संभव हो सकता है? आप मतलब ऐसे लोग और भी निर्मित होना चाहें कई जिले में, तो कैसे संभव? आपने कहाँ से सीखी ये सब चीज़ें? ये मैंने अपने पिताजी से सीखी। मैं अपने बचपन से पिताजी को देख रहा हूँ कि मेरे घर कोई भी आया है तो निश्चित रूप से मेरे पिताजी ने उसकी मदद करी। मेरे घर से आप पूरे मैहर में कहीं भी जाके किसी भी जगह, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप मैहर में किसी ग्रामीण क्षेत्र में कहीं चले जाइए, शहर में किसी दुकान, किसी घर चले जाइए, आपको पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बम महाराज जी द्वारा घर में आए हुए कोई भी व्यक्ति को कभी निराश होकर नहीं लौटे। वो आज भी मेरे घर का एक प्रण रहता है कि मेरे घर कोई आए मदद मांगने, निश्चित रूप से यथाशक्ति जो हमसे होगा वो हम बचपन से देख रहे हैं अपने पिताजी को करते, वही काम हम भी कर रहे हैं। आप मैहर की जनता को, अपने लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हो? जो लोग मुझे देख रहे हैं, एक ही मैसेज है कि आप जीवन में अगर तरक्की चाहते हैं, सुख चैन चाहते हैं, तो अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करें, उनकी बात मानें, उनको इज्जत दें, अपने कुटुंब को साथ लेके चलें, अपने मोहल्ले टोले वालों की मदद करें और उसके बाद अपने शहर जनवासियों की मदद करें। चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम होम। हर हाल में लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ऐन वक्त में खड़े होना चाहिए, यही मेरा संदेश है। और माँ बाप की सेवा से बड़ी कोई जीवन में सेवा नहीं। माँ बाप की सेवा करके आप जीवन में समस्त चीज़ जो भी पाना चाहेंगे। मेरी अपनी खुद की जीवन की जो मैंने सीखा है, जो पाया है कि आज जो कुछ भी है मेरे पास, मैंने अपने माँ बाप को प्रसन्न करके पाया है। आप लोग भी जो मुझे देख रहे हैं, अपने माँ बाप का खूब सम्मान करें, खूब उनका सहयोग करें, उनके साथ रहें, उनको प्यार दें, यही संदेश है मेरा। जय माई की। तो साथी, ये थे हमारे साथ धीरज पांडे जी मैहर से। आपने इनको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।